नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत विषय का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम समास पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ है बच्चों संक्षेप में, मतलब किसी लंबे शब्द को, बड़े शब्द को, उसको संक्षेप में कहना। तो यही कह रहे हैं कि समास का अर्थ है संक्षेप, यानी छोटा। परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। कह रहे हैं कि जब दो या दो से दो शब्द हो, पद यानी शब्द होता है बच्चों, पद का अर्थ होता है शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने कारक चिन्ह कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ये जो चिन्ह है आपके कारक चिन्ह, उन कारक चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा है बच्चों यह, जब समस्त पदों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं, और समास होने पर संक्षिप्त रूप को समस्त पद कहते हैं। कह रहे हैं कि जब हम पूरा समस्त पद होता है, यानी पूरा एक पद होता है, तो उसको जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे हम विग्रह कहते हैं। और समास होने पर जब उस विग्रह जो होता है उसको जब हम समास एक पूरा पद बना देते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि समास होने पर संक्षिप्त रूप को समस्त पद कहते हैं। आगे आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं समझाऊंगी। जैसे राज्ञा पुत्रः, तो ये क्या है? ये विग्रह है। यहाँ पर विग्रह कर दिया, लेकिन इसी जो ये विग्रह किया हुआ है दो पदों को अलग अलग करके लिखा है, इसको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? समस्त पद बन जाएगा। तो ये समस्त पद है। अब आपकी परीक्षा में अगर आता है कि राजपुत्रः का समास विग्रह कीजिए, तो आप कहेंगे राज्ञा पुत्रः। तो क्या हुआ? राजपुत्रः का ही तो ये विग्रह हुआ। और जब इस विग्रह को हम कहेंगे कि इसको समस्त पद आप बना दीजिए, तो राज्ञा पुत्रा का क्या बन जाएगा? राजपुत्रः। ये पूरा शब्द जो है दो पदों को मिला करके समस्त पद बन गया है, इसे ही हम समास कहते हैं। और इस समस्त पद को अगर हम विग्रह करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं, तो ये अलग अलग हो गए। यहाँ राज्ञा पुत्र आ गया, तो इसी को हम विग्रह कहते हैं। तो जैसे अब आप यहाँ पर अब कहेंगे आपके कारक चिन्हों का लोप कैसे हुआ? तो राजपुत्र हुआ, सीधी बात है, राजपुत्र। लेकिन जब हम इसको विग्रह कर देंगे तो क्या हो गया? यहाँ पर राजा का पुत्र। तो राजा का क्या है? षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, इसलिए हमने यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के चिन्ह के अनुसार राजा का शब्द रूप जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन का यहाँ राज्ञा लगाया है। ये षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। और पुत्रा लिखा तो ये हो गया राजा का पुत्र। लेकिन जब हमने इसको समस्त पद बनाया तो राजपुत्रा हो गया। तो आप देख रहे हैं सीधे हमने बोल दिया राजपुत्रा यानी राजपुत्र। तो वहाँ पे का षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह है वह आपको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। तो यहाँ पर उसको छोड़ दिया। अभी आपको हमने ऊपर पढ़ाया था कि जब दो या दो से अधिक पद अपने कारक चिन्हों को छोड़कर मिलते हैं तो उन्हें हम समास कहते हैं। तो कारक चिन्हों को छोड़ के मिले ये, तो ये समास हो गए। और जब हमने विग्रह किया तो यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का, तो राजा का पुत्र का आया। तो इस तरह से उस चिन्ह के अनुसार हमने यहाँ विग्रह किया। विग्रह में हमने राजा में षष्ठी विभक्ति का रूप लगाया। आगे देखिए, रामः च लक्ष्मणः च, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये क्या है? अब इसको क्या कहेंगे? विग्रह। ये जो है समस्त पद ये है, पूरा शब्द ये है, इसमें कोई भी विभक्ति आपको नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पर रामा चा लक्ष्मणः चा, यहाँ पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, राम और लक्ष्मण। यहाँ पर राम और लक्ष्मण हुआ। और यहाँ पर पूरा हमने अगर इनको दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो चा अक्षर यहाँ से हट गया, तो हमने क्या लिखा? राम लक्ष्मणो। दो लोग हैं, इसलिए लक्ष्मण में हमने द्विवचन का प्रयोग किया, तो राम
लक्ष्मणो शब्द बना, तो ये समस्त पद हो गया और ये विग्रह हो गया, इस समस्त पद का विग्रह हो गया। आगे आइए देखें, समास के मुख्य 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास है पहला, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो बच्चों समास के मुख्य 4 भेद हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनमें से पहला भेद अव्ययी भाव समास पढ़ें और देखें। अव्ययी भाव समास यहाँ पर हमने लिखा है। आइए पहले इसकी परिभाषा देखें। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला शब्द प्रधान होता है, यानी प्रधान का अर्थ क्या है? मेन होता है, मुख्य होता है, प्रमुख होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। पूर्व पद यानी पहला शब्द प्रायः अव्यय होता है और अव्यय का अन्य शब्द के साथ समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है। कह रहे हैं कि अव्यय भाव समास में जो पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय प्रायः अव्यय होता है और जब अव्यय पद अन्य शब्द यानी दूसरे शब्द के साथ समास होने पर, जब अव्यय का अन्य शब्द के साथ समास होता है तो पूरा पद यानी पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। तो आइए देखें कैसे। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के बताया समस्त पद है और यहाँ पर हमने विग्रह किया है। तो जैसे प्रतिदिनम, प्रति देख रहे हैं आप, ये अव्यय शब्द है। तो प्रतिदिनम का क्या हो गया? दिन, दिन प्रति। तो हमने यहाँ के लिए क्या लिखा? दिनम, दिनम प्रति। प्रतिदिनम क्या है? पूरा दिनम में अगर हमने प्रति लगाया तो पहला शब्द अव्यय होने के कारण दिनम के साथ जब यह जुड़ा तो पूरा पद ही, पूरा समस्त पद ही क्या हो गया? अव्यय बन गया। इसी तरह से निर्जनम, इसका विग्रह किया हमने, तो जनस्य अभावः, लोगों का अभाव। अव्यय भी होता है बच्चों, और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये उपसर्ग वाले शब्द भी, इसमें पहला शब्द जो उपसर्ग भी होता है। तो यहाँ पर क्या बना? अनुरूपम। अब यहाँ पर देख रहे हैं अनु क्या है? अव्यय भी है और उपसर्ग भी है। तो रूपम दूसरा शब्द है। एक तो ये, या रूपम तो एक शब्द है ना, लेकिन अनु इसके साथ मिला तो पूरा जो है पद ही, पूरा शब्द ही अव्यय हो गया। इसका हमने विग्रह किया तो हिंदी में पहले किया कि रूप के योग्य। तो रूप के षष्ठी भक्ति का चिन्ह आया और उसके कारण हमने रूप में षष्ठी भक्ति का शब्द रूप लगाया तो रूपस्य हुआ और योग्य योग्यम। यहाँ पर लिखा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो आप देख रहे हैं यथा क्या है? अव्यय शब्द है। शक्ति एक शब्द है, ये अव्यय नहीं है, लेकिन यथा जो है वो अव्यय शब्द है। तो जब शक्ति शब्द के साथ यथा शब्द मिला तो ये पूरा क्या बन गया? अव्यय शब्द बन गया। पूरा समस्त पद ही अव्यय शब्द बन गया। तो इसका विग्रह हमने किया तो कैसे किया? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा शक्तिम अनतिक्रम्य। उपनदम क्या हुआ? नदस्य समीपम, यानी नदी के समीप, नदी के निकट। तो आप देख रहे हैं नदी में भी हमने षष्ठी विभक्ति का रूप लगाया, लेकिन जब हमने इसको पूरा समस्त पद बनाया, अभी ऊपर मैंने आपको बताया, जब इसको हमने समस्त पद बनाया तो यहाँ पर देख रहे हैं आप चिन्ह का लोप हो गया, कारक चिन्ह का लोप हो गया ना, वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो नदी के समीप, तो के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आ गया। तो हमने षष्ठी विभक्ति के चिन्ह के अनुसार यहाँ पे नदम में नदस्य रूप लिखा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और समीपम लिखा आगे। अनुविष्णु, इसका विग्रह हुआ विष्णु पश्चात, विष्णु के पश्चात। तो यहाँ पर यह विग्रह हो गया और यहाँ पर समस्त पद है अनुविष्णु, इसका विग्रह हुआ विष्णु पश्चात। तो बच्चों आज मैंने आपको समास किसे कहते हैं उसके बारे में बताया और समास विग्रह क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया, और समास में अव्ययी भाव समास की परिभाषा
पढ़ाया, समझाया और उस साथ साथ उसका विग्रह समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, इस कार्य को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप बार बार इस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरह से समास का समस्त पद बनता है और पद का विग्रह किया जाता है, समस्त पद का विग्रह किया जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।